आज हमारा 7th लेक्चर है ऑडिटिंग का। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। स्कोप ऑफ ऑडिट में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? देखिए कि स्कोप क्या है। स्कोप मींस सीमा या फिर विस्तार, कि किस एरिया तक जो ऑडिटर है उसको ऑडिट करना है, कौन सी लिमिट है जिसमें रहकर ऑडिटर को ऑडिट करना है, इस बारे में बताता है स्कोप ऑफ ऑडिट। ये वो लिमिट्स हैं जिसके बियॉन्ड ऑडिटर को नहीं जाना चाहिए। अपना जो काम है वो इस विस्तार के अंदर रहकर ही करना चाहिए। अगर ऑडिटर को ऑडिट की लिमिट्स पता होंगी तो उस अकॉर्डिंगली वो अपना ऑडिट प्लान कर सकेगा कि किस टाइम पर और कितने टाइम के अंदर अंदर क्या काम करना है। स्कोप डिसाइड करने के लिए ऑडिटर को अपनी समझ और अपना अनुभव इस्तेमाल करना होगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं स्कोप के लिए। या तो जो ऑडिटर है वो अपने एक्चुअल स्कोप से कम स्कोप रेडी करता है, नैरो स्कोप। अपने एक्चुअल स्कोप से, अपनी एक्चुअल लिमिट से कम टाइम के अंदर अंदर अगर वो नैरो स्कोप रखता है तो वो कम टाइम में, कम एफर्ट में अपना काम पूरा करने की कोशिश करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो मिस्टेक्स के पूरे चांसेस हैं। और अगर ऑडिटर मिस्टेक करेगा, उससे कोई गलती हो गई, कोई चूक हो गई, तो उसके लिए उसको सजा झेलनी पड़ेगी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो एक्चुअल स्कोप है उससे वाइड स्कोप उसने डिसाइड किया। अगर वो अपनी जो सीमा है ऑडिट की वो बढ़ा दे तो ऐसे में वो ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट लगाएगा, जिसकी वजह से उसका टाइम भी वेस्ट होगा और एफर्ट भी वेस्ट होगा। सो कहने का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल स्कोप है उसी में रहकर उसको काम करना चाहिए, ना ही नैरो स्कोप में काम करना है उसे, और ना ही वाइड स्कोप में काम करना है, क्योंकि नैरो स्कोप में काम करने के अपने डिसएडवांटेजेस हैं और अगर वाइड स्कोप में काम करता है ऑडिटर तो उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है जी, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम आगे करते हैं बेटा। तो अगर हम स्कोप की बात करें तो ऑडिटर का जो स्कोप है, विस्तार है, वो क्या क्या है, कौन सी लिमिट में रहकर उसको काम करना है। ये देखिए स्कोप ऑफ ऑडिट, ये आपकी बुक का व्यू है। ये है स्कोप ऑफ ऑडिट कि जो ऑडिटर है उसका उसके स्कोप में क्या आता है, उसके उसके काम में क्या आता है, क्या काम है उसका जो उसको इस स्कोप में रहकर करना है। सबसे पहले तो बुक्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है कि क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जिस बिजनेस का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स हैं क्या वो करेक्ट हैं, अरिथमेटिकली मैथमेटिकली करेक्ट हैं, उसमें किसी तरह का कोई एरर तो नहीं है। सेकंड काम क्या है ऑडिटर का, ये चेक करना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ठीक से बनी हुई हैं। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो कैसे एग्जामिन करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए वो वाउचर्स चेक करेगा, वो बिल्स चेक करेगा, सेल बिल, परचेज बिल, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और सब्सिडरी बुक्स चेक करेगा। सब्सिडरी बुक्स में आपकी डिफरेंट बुक्स आ जाती हैं, जैसे कैश बुक आ गई, परचेज बुक आ गई, सेल्स बुक। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकाउंट्स को चेक करने के लिए वो वाउचर्स, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स और सब्सिडरी बुक्स चेक करेगा। और क्या करेगा ऑडिटर?
ऑडिटर बैलेंस शीट की पोजीशन चेक करेगा और उसमें देखेगा कि क्या जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो ठीक है या नहीं। उसके बाद ये सब चेक करने के बाद वो अपनी फैक्चुअल रिपोर्ट दे देगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा कि ऑडिट में उसकी क्या फाइंडिंग्स रही, क्या ऑडिट करते हुए उसको किसी तरह की कोई कमी लगी, अगर लगी तो क्या लगी वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। अदरवाइज वो ट्रू एंड फेयर की रिपोर्ट अपने क्लाइंट को सबमिट करा देगा। सो ये है ऑडिटर का काम कि उसे क्या क्या करना है। उसे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करनी है, उसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज चेक करनी है बैलेंस शीट में, और उसके ऊपर बेस्ड उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी है। ये सब काम है जो ऑडिटर के दायरे में आते हैं, जो ऑडिटर के स्कोप में आते हैं, वो ये 4 काम आते हैं, 1 2 3 4। और ये 1 2 3 4 क्या है ये। ओके, जब आप ये कर लेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट में, उसके बाद आपको ये लिखना है बेटा कि जो स्कोप ऑफ ऑडिट है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। स्कोप ऑफ ऑडिट डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। कि ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है और ऑडिटर को ऑडिट का स्कोप डिसाइड करना है, अपना विस्तार डिसाइड करना है, तो उसके लिए उसको देखना पड़ेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट वो करने वाला है। ओके जी। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि स्कोप का मतलब क्या है, और वो जो 2 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई हैं उस बारे में लिखेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट में। उसके बाद आप 4 काम लिखेंगे ऑडिटर के, जो हमने अभी डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किया था? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। सेकंड क्या डिस्कस किया था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना। थर्ड डिस्कस किया था हमने बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन को देखना और उसके ऊपर बेस्ड अपनी रिपोर्ट जमा करवाना अपने क्लाइंट को। ओके, ये लिखने के बाद उसके बाद आप लिखेंगे कि टू डिसाइड स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड करने के लिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी डिटरमिन्ड। कि ये देखना पड़ेगा ऑडिटर को कि वो किस तरह का ऑडिट कर रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा है। तो इसके ऊपर बेस्ड जो स्कोप ऑफ ऑडिट रहेगा वो 3 तरह का रहेगा। प्राइवेट ऑडिट, स्कोप ऑफ प्राइवेट ऑडिट, स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड स्कोप ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। कल मैंने आपको असाइनमेंट के बारे में बताया था कि आपको असाइनमेंट कैसे रेडी करनी है। तो उसके लिए आप ये जो नोट्स हैं, ये जो चार्ट्स में ड्रॉ कर रही हूँ, इनको आप टाइम टू टाइम अपनी नोटबुक में लिखते रहिए ताकि आपको असाइनमेंट सबमिट करवाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह के चार्ट्स चाहिए मुझे, वो लंबे चौड़े पैराग्राफ्स एंड ये सब नहीं चाहिए। आई वॉन्ट डायग्राम्स एंड चार्ट्स, क्योंकि इन्हीं से आपको समझ में भी ज़्यादा आता है और इन्हीं से आपके जो मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को यही सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। फाइन। सो अगर हम स्कोप की बात करें तो वी हैव स्कोप बेस्ड अपॉन 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हो सकती हैं? प्राइवेट ऑडिट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइवेट ऑडिट होगा,
छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस। चलो एक एक करके डिस्कस कर ही लेते हैं। स्कोप ऑफ प्राइवेट ऑडिट में आपका क्या आएगा, इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कवर्ड होंगी? जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही सिंगल ओनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप है, इनके लिए प्राइवेट ऑडिट किया जाता है। और इसको प्राइवेट ऑडिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑडिट बेटा मैंडेटरी नहीं होता, जरूरी नहीं है। ये ऑडिट किसी लॉ के अंतर्गत मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म चाहे कि अपने बुक्स का ऑडिट करवाना चाहे वो तो करवा सकती है, उसकी मर्जी है। लेकिन किसी कानून के अंतर्गत इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑडिट है वो कंपल्सरी नहीं कहा गया, इसीलिए इसको प्राइवेट ऑडिट कहते हैं। अब प्राइवेट ऑडिट के केस में जो ऑडिटर है, मान लीजिए आप एक ऑडिटर हैं और आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर के पास जाते हैं ऑडिट करने के लिए। उसने आपको बुलाया है कि हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस का ऑडिट हो जाए। तो ऐसे में आपको क्या क्या काम करने हैं, आपको अपना स्कोप कैसे डिसाइड करना है, ये कैसे पता चलेगा? जो प्राइवेट ऑडिट है उसका स्कोप डिस्कस कैसे डिसाइड होता है? ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में एग्रीमेंट के हिसाब से पता चलता है कि ऑडिट का जो स्कोप है वो क्या रहेगा। जैसे कि कभी कभी ना जो क्लाइंट है वो आपको बता देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा सेल्समैन है वो घपला कर रहा है, तो आप अपना स्कोप उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, आप सेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। या फिर अगर आपके क्लाइंट को ऐसा लगता है कि जो उस क्लाइंट का कैशियर है वो कैश में घपला कर रहा है, तो क्लाइंट अपने एग्रीमेंट में जो आपके साथ एग्रीमेंट करेगा उसमें स्कोप कैसे डिसाइड होगा? आप कैश बुक के ऊपर या कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो जो ऑडिट का स्कोप है प्राइवेट ऑडिट में वो कैसे डिटरमिन किया जाएगा, कैसे पता चलेगा? क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर बेस्ड आपको पता चलेगा कि आपने ऑडिट कहाँ तक करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट और ऑडिटर में एग्रीमेंट नहीं हो पाता, तो ऐसे में जो क्लाइंट है वो आपको ऑब्जेक्टिव प्रिंस, बेटा ये सब मत कीजिए, प्लीज कंट्रोल योर हैंड्स। तो जो क्लाइंट है वो ऑब्जेक्टिव बता देगा ऑडिट का कि उसका मकसद क्या है। जैसे कैशियर घपला कर रहा है या फिर सेल्समैन घपला कर रहा है, उसने मकसद बता दिया अपना कि मैं ऐसे फ्रॉड्स को पकड़ना चाहता हूँ, तो वो अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बता देगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के ऊपर बेस्ड जो ऑडिटर है वो अपना इंटेलिजेंस यूज करेगा, अपनी समझ यूज करेगा और अपना अनुभव यूज करेगा, अपना एक्सपीरियंस यूज करेगा और उसके ऊपर बेस्ड वो स्कोप बना लेगा। ठीक है जी। तो प्राइवेट ऑडिट में मैंने आपको क्या कहा कि जो ऑडिटर है उसको अपना स्कोप कहाँ से पता चलता है? जो ऑडिटर में और क्लाइंट के बीच में एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से ऑडिटर को उसका स्कोप पता चल जाता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ऑडिटर अपनी समझ और अपना अनुभव इस्तेमाल करके अपना स्कोप डिसाइड करेगा। और इसमें और क्या आएगा बच्चे, अगर हम समझ और एक्सपीरियंस की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आप एक पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने गए हैं और ऑडिट करते हुए आप क्या स्टडी करेंगे बेटा? आप क्या पढ़ेंगे? स्टडी द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे में आप लोगों को पता है, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो जो पार्टनरशिप डीड है उसमें जो अलग अलग क्लॉजेस हैं उसको भी पढ़ेगा ऑडिटर अपना स्कोप डिसाइड करने के लिए। ठीक है। तो जब जब वो अपनी समझ और अपना अनुभव इस्तेमाल कर रहा होगा तो
उसको ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है। दिस इज प्राइवेट ऑडिट। और प्राइवेट ऑडिट में मैंने आपको क्या बताया, ये प्राइवेट ऑडिट जो है वो मैंडेटरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता। क्लाइंट की अपनी मर्जी है वो ऑडिट करवाना चाहता है या फिर नहीं। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो मैंडेटरी होता है। ये मैंडेटरी नहीं होता था प्राइवेट ऑडिट, लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो मैंडेटरी होता है और इसको किसी ना किसी लॉ के अकॉर्डिंगली मैंडेटरी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कंपनीज की, तो कंपनी का जो ऑडिट है वो मैंडेटरी है, जरूरी है, हर कंपनी को अपना ऑडिट करवाना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज का ऑडिट जरूरी किसने किया है, कौन से कानून ने कंपनीज का ऑडिट जरूरी किया है, कंपनीज एक्ट ने। फिर अगर हम बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स का ऑडिट भी कंपल्सरी है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की, तो इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट भी मैंडेटरी है, किसी ना किसी एक्ट के अंतर्गत इनका ऑडिट करवाना जरूरी हो जाता है। फिर अगर हम बात करें अब स्कोप की, ये तो हो गया कि जरूरी है या नहीं, जरूरी तो है। अब ऑडिटर को अपना स्कोप डिसाइड करना है। अब भाई ये कानून जो है इन्होंने ये तो बोल दिया कि ऑडिट करना जरूरी है, लेकिन इन कानूनों ने, ये जो कानून है जिन्होंने ये ऑडिट्स कंपल्सरी किए हैं, उस कानून ने ये नहीं बताया कि ऑडिटर का स्कोप क्या होगा, स्कोप नहीं डिफाइन किया। ये जो लॉज हैं इन्होंने ऑडिटर का स्कोप नहीं बताया कि क्या क्या काम करने हैं उनको इस ऑडिट में। तो अगर स्कोप नहीं पता तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर फिर से ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपनी समझ और अपना एक्सपीरियंस लगाएगा और उस हिसाब से इन ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करेगा। ओके जी। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो मैंडेटरी होता है, लेकिन जो कानून स्टैट्यूटरी ऑडिट को मैंडेटरी बनाते हैं उन कानूनों ने ये नहीं बोला कि जो ऑडिटर का स्कोप है वो क्या रहेगा। सिंस ऑडिटर का स्कोप डिफाइंड नहीं है तो ऑडिटर को अपना स्कोप अपने आप डिफाइन करना पड़ेगा और वो अपनी इंटेलिजेंस और अपना एक्सपीरियंस यूज करके स्कोप डिसाइड करेगा। लास्ट आपका आता है गवर्नमेंट ऑडिट। अब गवर्नमेंट ऑडिट में जो ऑडिटर है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डील कर रहा है। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रेलवेज डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो जो ऑडिटर है जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करेगा तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली करेगा कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करवाने का। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे पास है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट ये करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट करता है ना बेटा, उसको, उस ऑडिटर को ये कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करता है उस ऑडिटर को इस नाम से जाना जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसका काम क्या है, ये ऑडिट करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। ऐसे ही अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने ऑडिट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट डिपार्टमेंट है CAG, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के भी अपना ऑडिट डिपार्टमेंट होता है और ये ऑडिट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका ऑडिट करता है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल इन स्कोप ऑफ ऑडिट। जब आपसे स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो
आप हमारी पुरानी क्लास वाली चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन करी थी, जिसमें हमने कहा था कि ये एक्चुअल स्कोप ऑफ ऑडिट है और ऑडिटर को इससे कम में भी काम नहीं करना और इससे ज्यादा में भी काम नहीं करना, उसको यहाँ पर काम करना है। फिर आपने ऑडिटर के 4 काम बताने हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि जो स्कोप ऑफ ऑडिट है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है इस हिसाब से जो स्कोप ऑफ ऑडिट है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। The first one is the scope of private audit, second is the scope of statutory audit, and third is the scope of government audit. प्राइवेट ऑडिट किया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म्स की ऑडिट किया जाता है। और जो ये ऑडिट है प्राइवेट ऑडिट, दैट इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर या फिर पार्टनरशिप के मालिक चाहें तो ऑडिट करवा सकते हैं, अपना ऑडिट का मकसद बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट बता सकते हैं, और उसके हिसाब से जो ऑडिटर है वो डिसाइड करेगा कि उसको अपना विस्तार कहाँ तक लेकर जाना है। स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें तो ये मैंडेटरी है, जरूरी है, करना ही करना है, क्योंकि कानून ने जरूरी बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज का ऑडिट, बैंक्स का ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट जरूरी है। लेकिन ये जो कानून है इन्होंने ये नहीं बताया कि ऑडिटर का स्कोप क्या रहेगा, तो फिर ऑडिटर को स्कोप अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका ऑडिट करता है उनका खुद का ऑडिट डिपार्टमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना ऑडिट डिपार्टमेंट होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका ऑडिट करता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए।